नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और अब समय हो चला है धारावाहिक के प्रस्तुत करने का। प्रस्तुत है आज धारावाहिक का 22वां भाग। उम्मीद करती हूँ आपने सारे भाग देखे होंगे। यदि किसी कारणवश कोई भाग रह भी गया है धारावाहिक का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे पात्रों का परिचय दे रखा है एवं सबके सारे धारावाहिकों के लिंक भी उसी में ही मिल जाएंगे। तो अब प्रस्तुत है धारावाहिक का 22वां भाग। मालती बहुत हैरान सी रवि के साथ हॉल में गई। रवि और मालती बहुत सुंदर लग रहे थे और उनकी हाल में राजसी एंट्री, जिसमें कि दोनों फोटोग्राफर इन दोनों को अंदर आते हुए शूट कर रहे थे। रुचि ने रेवती को बताया, मम्मी ने तो इतनी बड़ी पार्टी और इतने सारे लोग जीवन में पहली बार ही देखे थे और उन्हें तो अपनी किस्मत पर बहुत फख्र हो रखा था। उस समय पापा का हाथ पकड़े हुए वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर कोई रानी राजकुमारी सी समझ रही थी। उन्होंने दूर से देखा बिट्टू, वह भी नाचे ही जा रहा था, परंतु जैसे ही बिट्टू की नज़र मालती की ओर पड़ी तो वो भी हैरान ही हो गए। रंग बिरंगे चमकीले परिधानों में सब सजी हुई थिरकती हुई महिलाएं, जाम से जाम टकराते पुरुष, सारा माहौल कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा है शायद बिट्टू ने भी ज़रूर थोड़े बहुत पी ही ली होगी, क्योंकि वो भी तो डांस फ्लोर पर जोरों से नाच रहा था। रवि वर्मा की मम्मी ने मालती को किस करते हुए डांस फ्लोर में ही अनाउंस करा, यह मालती हमारे बेटे रवि की फियंसी है। आज केक काटने के बाद यह दोनों एक दूसरे को रिंग भी एक्सचेंज करेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और शोर मचने लगा। मालती तो मानो हॉल में ही ना हो, उसका दिमाग और दिल जाने कहाँ चला गया था। कठपुतली सी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। सब उसे ही घूर रहे थे। रवि भी उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ये सब करते हुए मालती को समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है और उसके साथ क्या हो रहा है। केक काटने का समय आया, उसके बाद रिंग सेरेमनी भी हुई। बिट्टू ने रिंग पकड़ा दी। रिंग सेरेमनी के बाद बहुत से लोग वहाँ पर उपस्थित लड़कियाँ मानो उसकी किस्मत पर रश्क कर रही हों। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। जाम का गिलास लेकर जब रवि मालती के पास आया तब तक शायद उसने इतनी पी ली थी कि उसे होश था या नहीं कुछ कह नहीं सकते। सबके सामने ही उसने मालती को भी पीने के लिए कहा तो मालती ने मना कर दिया। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो आज ना सही फिर कभी सही। और फिर डांस फ्लोर पर मालती जितना सिमट रही थी, रवि उतना ही उसके करीब आकर नाच रहा था और बिट्टू भी तो उनके रंग में ही रंग रहा था। रवि वर्मा के पिता की महफिल तो अलग ही जमी हुई थी और माताजी अपनी सहेलियों में खोई हुई थी। बहुत से लोग उन्हें बहुत से उपहार दे रहे थे, जो कि वहाँ खड़ा हुआ एक लड़का उन उपहारों को पीछे रखता जा रहा था। हाँ, लिफाफे में जो पैसे मिल रहे थे उनको मालती अपने पर्स में ही रखती जा रही थी। रात होने तक पार्टी चलती रही और जब ख़त्म हुई तो मालती ने वह सारे लिफाफे रवि वर्मा की मम्मी को पकड़ाए तो उन्होंने भी यह कहकर रख लिए, ठीक है ये सब तुम्हारे ही हैं, परंतु यह देखकर मैं भी ये जान लूँगी कि किसने क्या दिया।
ड्राइवर गेट पर आ चुका था और मालती अपने पहने हुए गहने भी उतारना चाहती थी, लेकिन रवि वर्मा की मम्मी ने मना कर दिया। जब वो रात को घर पहुंचे तो गाड़ी में बहुत सारे उपहार रखे हुए थे। उनके लिए मैक्सी के अतिरिक्त भी बहुत सारी ड्रेस रखी हुई थी। चाची, चाचा और गुड़िया उनका इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी में फल मिठाई के अतिरिक्त बहुत सारे कपड़े भी रखे थे। घर में सबको गिफ्ट करने के लिए डिज़ाइनर चांदी के सिक्के रखे हुए थे। मालती को समझ नहीं आ रहा था वो किस दुनिया से वापस लौट कर आई है। उस दुनिया में सब कुछ सहज और साधारण तो नहीं था। मालती की ड्रेस, रिंग, गले में पहने हुए पेंडेंट सेट, हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट, वो ही नहीं, सब उसको हैरानी से देख रहे थे। सबसे बड़ी बात, रवि को इतने नज़दीक से देखना, महसूस करना और साथ डांस करना, कहीं ये सपना तो नहीं था। ड्राइवर तो चला गया, लेकिन हैरान सी मालती फिर रू फूट फूट कर रो दी क्योंकि किसी भी भावना को अंजाम देने का रुचि ने रेव तो क्यों बताया, मम्मी का एक ही तरीका था। कोई भी भावना हो, बस मम्मी रो देती थी। अब पता नहीं रोना उन्हें हिम्मत देता था या सुकून, कह नहीं सकते, लेकिन आज भी मम्मी किसी भी परेशानी आने पर खुद ही रोती है और फिर खुद ही संभल जाती है। कोई खुशी हो तब भी रो पड़ती है भले ही मालती की सगाई हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत डायमंड की रिंग, ब्रेसलेट, पेंडेंट सेट, मोतियों के सेट, ये सब उसने पहने हुए थे। उसकी ससुराल से उसके लिए फल, मिठाई, उपहार इत्यादि काफ़ी सामान भी आया था, लेकिन फिर भी घर में संशय की ही स्थिति बनी हुई थी। बिट्टू ने जिस तरह का मालती के ससुराल वालों का व्यवहार और रहन सहन का बखान किया, तब से तो चाचा और चाची बेहद डर रहे थे कि हम उन लोगों के साथ में व्यवहार कैसे रखेंगे। शादी में दहेज दें क्या दें, और अगर हम दहेज नहीं भी दे रहे तो भी छोटी मोटी रस्म भी उनकी इतनी बड़ी होगी जिसको संभालना कि उन लोगों के लिए तो नामुमकिन ही होगा। गुड़िया की शादी का खर्च तो वो अंदाज़ा लगा पा रहे थे, लेकिन मालती के लिए सब कुछ संशय की ही स्थिति में था। वो चाह रहे थे यदि दोनों लड़कियों की शादी की तारीख का पता चल जाए तो उसी हिसाब से ये खाने पीने और हलवाई इत्यादि की भी बुकिंग कर लें। जब मालती के ससुराल में उनकी बर्थडे पार्टी में ही इतने लोग और इतना खर्च आया तो भला शादी कैसे हो पाएगी। मालती भी तो बहुत अधिक नहीं जानती थी। बैंक से मालती की माँ के गहने तो नहीं निकले थे और 2 बेटियों की शादी का खर्च सर पर आ पड़ा था। चाचा चाची की परेशानी अपने चरम पर थी। तभी दूसरे दिन ड्राइवर वैसे ही बहुत से उपहार, फल, मिठाई लेकर जब चाचा चाची से मिलने आया तो उसने संदेश दिया कि इस रविवार को कनॉट प्लेस के होटल में वह लोग विवाह के विषय में आपसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए आप कृपया यह बतला दीजिए कि इतवार को मैं 10 बजे आऊँगा, तो क्या आप दोनों तैयार मिलेंगे या आप कोई और समय देना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, आप आ जाना, हम आपके साथ चलेंगे। चाचा ने कहा, जी वहाँ मैडम भी साथ आएंगी, इसलिए आप दोनों का ही आना उचित होगा। ठीक है, चाचा जी ने जवाब दिया। इतवार तक पूरा घर बहुत असमंजस की सी स्थिति में रहा, जाने वो लोग क्या बात करेंगे, और अपने अपने तरीके से ये लोग तैयारी भी करते रहे। रविवार में इतने बड़े होटल में
चाची और चाचा जी घुसते हुए यही सोचकर परेशान हो रहे थे, इतने बड़े होटल में इतने महंगे खाने का बिल, अब वो लड़की वाले हैं तो उन्हें ही देना होगा। वैसे चाचा भी अपनी तरफ से होने वाली समधन यानी कि रवि वर्मा के माता पिता के लिए साड़ी, सूट के कपड़े, टाई और कुछ छोटे मोटे उपहार तो लेके गए थे। चांदी के रवि के पापा के लिए कुर्ते के बटन और माताजी के लिए बहुत सुंदर डिज़ाइन की चांदी की बालों की क्लिप भी वो लेकर के गई थी। कुछ पैसे भी विदा के लिए उन्होंने रख दिए थे, लेकिन इतने बड़े होटल में खाने का बिल कितना आएगा, वो दोनों इसी उधेड़-बुन में ही खोए हुए थे। तभी रवि वर्मा के माता पिता उन्हें सामने से आते हुए दिखे। रवि वर्मा के पिता ने उन्हें बैठाया और बिना कोई भूमिका के स्पष्ट रूप से कहा, जैसा कि आपने कहा था कि 5 महीने के बाद हम शादी करेंगे, 5-6 महीने के बाद, तो 5 महीने के बाद जो शादी की तारीखें निकली हैं वो 14 और 28, केवल इन दिनों में ही रविवार है। आप जो तारीख चाहें हम विवाह के लिए उस तारीख में ही इंतज़ाम कर लेंगे। शादी हमारे घर के पास करोल बाग में ही होटल में होगी और अगले महीने से तो बच्चे कॉलेज भी जाना शुरू कर देंगे। शादी नवंबर के आखिर या दिसंबर 14 को कर दी जाएगी। रवि वर्मा के पिता भी केवल फैसला सुनाने में यकीन रखते थे, किसी की सुनना तो शायद उन्हें भी नहीं आता था। रवि वर्मा की माताजी केवल साथ देने के लिए आई थी, क्योंकि कह तो वह भी कुछ नहीं रही थी। चाची के मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे जो कि वह उनसे पूछना चाहती थी। कनॉट प्लेस के इतने बड़े होटल में बैठे वर्मा जी के माता पिता और चाचा चाची चाह कर भी सहज नहीं हो पा रहे थे। हालांकि शादी की तारीख तो 14 दिसंबर निकाल दी गई, लेकिन फिर भी धीरे से चाची ने कहा कि करोल बाग में ही शादी करना भला कैसे संभव हो पाएगा। वहाँ के होटल में जाने के लिए हमारे सारे लोग कैसे पहुँच पाएंगे और आपके कितने लोग होंगे। उनकी बात सुनकर वर्मा जी की मम्मी अनमने से भाव में बोली, जब मालती के कोई है ही नहीं तो हम किसी से कोई उम्मीद भी कहाँ रख रहे हैं। बात को समझकर संभालते हुए वर्मा जी के पिताजी ने कहा, देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विवाह दिल्ली में जहाँ भी होगा वह कोई होटल में ही होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाइए और अगर आप ही कन्यादान करेंगे तो आप कन्यादान करके विवाह संपन्न करवा देना। घर में हमें दहेज के रूप में किसी फर्नीचर या कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमने अभी इंटीरियर डिज़ाइनर से ही रिनोवेट करवाया है। उसमें कोई भी नई चीज़ की कहीं गुंजाइश नहीं है और हमें ना ही कोई ज़रूरत है। विवाह का खर्च हम ही उठाएंगे। हमारे यहाँ होटल में जिस तरह की शादियों का रिवाज है, शादी वैसे ही धूमधाम से होगी। हाँ, आप बतला दीजिए कि आप कितने लोग आना चाहेंगे। ऐसी शादियों में खाना प्लेट के हिसाब से होता है, हलवाई नहीं बनाते, इसलिए आप देख लीजिए कि कितनी प्लेट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मा जी की मम्मी ने चाची की ओर मुखातिब होते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में रीति अनुसार लड़की विदा होती है तो देव पूजा इत्यादि होते हैं। हमारे रिश्तेदारों को हम कार्ड वगैरह में कहाँ का पता बताएंगे, कैसे सब होगा, चाची ने पूछा। चाची के संशय का जवाब फिर वर्मा जी के पिताजी ने दिया। शादी के लिए आप केवल कुछ खास रिश्तेदारों को लेकर ही होटल में आइए। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने लोग आएंगे। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वह हमारे लोगों के साथ कैसे घुल मिल पाएंगे। उस हिसाब से ही आप देख लीजिए और अपने रिश्तेदार बतला दीजिए।
और अपनी लड़की की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो हमारी बेटी हुई। आप कन्यादान कीजिए और जो भी आपने रस्में करनी हैं उस होटल में 2 कमरे आपके लिए भी ले लिए जाएंगे, जिसमें कि आप अपने रिश्तेदारों को रख सकते हैं। और विवाह के बाद बेटी पग फेरे की रस्म होटल में ही कर लेगी। उसके बाद इन लोगों ने कहीं घूमने जाना हो या कि 1-2 दिन होटल में ही रहना चाहें, ये सब बच्चों की मर्जी पर ही निर्भर होगा। जी नहीं, मैं बेटी की चाची नहीं हूँ, अपितु माँ भी हूँ। चाची ने बोला, माना हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन कुछ हैसियत तो हम भी रखते ही हैं। कन्यादान करते हुए हमारे लोग भी होने चाहिए। ठीक है, आपको समस्या कहाँ आ रही है? वर्मा जी के पिताजी ने पूछा। आप कुछ लोग लेकर वहाँ पर आ सकते हो, 2 कमरों में आप रहोगे। हमें विवाह पर खर्च की चिंता नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो लोग सहज हो सकें हमारे मेहमानों के साथ, आप उन्हें आमंत्रित कर लेना। बाकी तभी चाचा जी बोले, ठीक है, हम समझ गए। हम 10-15 लोग होंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम भी खर्च कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, आप जो भी कुछ खर्च करना चाहते हो आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। हालांकि चाचा चाची संतुष्ट तो नहीं हुए, लेकिन विवाह का तो फैसला हो चुका था। अब चाची को समस्या यह थी कि मालती की सरकारी कॉलोनी के जेठ जी के दोस्त और इसके अतिरिक्त आसपास के लोगों को वो कैसे सूचना देगी कि मालती की शादी हो रही है। बात तो गंभीर थी। घर आने के बावजूद भी चाचा और चाची कुछ परेशान ही थे। अब समस्या यह थी कि मालती की शादी तो 14 दिसंबर को निकल गई और अब दीप्ति की शादी बड़ी बहन होने के नाते पहले करें तो दीप्ति के ससुराल वाले भी बुरा मानेंगे कि बड़ी बेटी की शादी तो होटल में करी और छोटी बेटी की शादी शाहदरा के क्लब में करी। इसका मतलब माता पिता भी दोनों बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। अब क्या करें, सबको क्या समझाया जाएगा? तभी चाची ने इस समस्या का एक हल निकालते हुए कहा, हम दीप्ति की शादी, हम गुड़िया की शादी मालती की शादी के बाद करेंगे। इससे हमको सबसे बड़ा फ़ायदा यह हो जाएगा, जो लोग भी मालती की शादी में कुछ भी उपहार देंगे वो मालती को तो ज़रूरत है नहीं, हमारी सारी गुड़िया के काम आ जाएंगे। भाभी जी की सरकारी कॉलोनी में सभी के घरों में शादी में जाती थी तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे उपहार देती थी। उन सरकारी कॉलोनी में ऐसा ही होता है, तुम जो उपहार देते हो ना वो भी तुम्हारे बच्चे की शादी में वही उपहार देते हैं। उन्होंने बताया था कि किसी लड़की की शादी में उन्होंने सिलाई की मशीन दी है, किसी की में प्रेशर कुकर, किसी की में प्रेस। तो ये सामान जब वापस आएगा तो ये सब हमारी गुड़िया के काम आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन उन रिश्तेदारों को या कि उन लोगों को तुम बुलाओगी कैसे? हम उन्हें शादी का कार्ड तो दे नहीं सकते। फिर चाची ने शायद इस समस्या का भी हल निकाल दिया था। उन्होंने कहा, हम दिसंबर की शुरुआत में ही एक कीर्तन कर लेंगे, उसमें हम सबको बुला लेंगे। उनके पड़ोस के जो शर्मा जी हैं ना, वो बता देंगे कि भाई साहब का किस किस से मिलना जुलना, किस किस से लेन देन है। और आप स्कूल में जाकर के इनके प्रिंसिपल को कह आना, विवाह तो कहीं बाहर ही किया जाएगा, घर पर तो कीर्तन ही है। उस दिन आप सब आशीर्वाद देने के लिए घर पर आमंत्रित हो। ये वाला ख्याल तो चाची को भी अच्छा लगा, चाचा को भी अच्छा लगा कि इससे उन्हें बहुत सारे उपहार भी मिल जाएंगे। ये वाली बात तो सही रहेगी, पर मालती को यानी मम्मी को तो ये सब बातों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे दिख रहा था कि उसके पापा की अलमारी में जो जो सामान था, जो कि चाचा ने वहाँ पर दिया, चांदी के बटन, चांदी की किल्पे, चांदी की पायल जो उसकी सास को दी गई, वो सब उसकी मम्मी की थी।
इसको तो चाची ने बदलवाया भी नहीं, सिर्फ साफ करके ही दिया था। और ये सब क्या हो रहा है, वो क्या चाहती हैं, ये सब उनकी समझ से परे था। उसे तो सिर्फ कॉलेज दोबारा से खुलने का इंतज़ार था और मानो उन्होंने अब सब कुछ सोचना बंद ही कर दिया था। अब तो बस मम्मी वही सोचती थी जो पापा चाहती थी, रुचि ने रेवती को बताया। वो सिर्फ मालती उतना ही सोचती थी जो कि वर्मा जी सोच रहे होते थे। कॉलेज में सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया। मालती ने टॉप किया था और हमेशा के जैसे ही वर्मा जी थर्ड डिवीज़न में पास हुए थे और एक पेपर में तो रीअपियर भी आया था। मालती जानती थी कि रवि के लिए तो यही बहुत खुशी की बात होगी कि वो इतने सारे विषयों में पास हो गया। अखबार में रिज़ल्ट देखने के बाद रवि के माता पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने रिज़ल्ट की खुशी में मालती के लिए बहुत सारे उपहार और मिठाई भी भिजवाए। अब उन्हें फाइनल ईयर की फ़ीस भरनी थी, लेकिन मालती हैरान रह गई जब उसने देखा कि उपहार के साथ उसकी फाइनल ईयर की फ़ीस भरने के बाद रसीद भी थी। मतलब उसकी फ़ीस भी वर्मा जी के पिताजी द्वारा ही भर दी गई। चाची तो इस बात से बहुत खुश हो रही थी। कॉलेज जाने के बाद जब मम्मी और पापा खुशी खुशी बेधड़क एक दूसरे की बाइक पर घूमने लगे और मिलने लगे, सब बहुत खुश थे। और कॉलेज में भी अब सबको पता, कुछ लोग को तो पता चल ही गया था। और अब तो मालती के पास एक से एक अच्छी ड्रेस थी जो कि वो कॉलेज में पहन करके जाती थी। दिसंबर में कीर्तन के समय मम्मी की सरकारी कॉलोनी के शर्मा जी, मिश्रा जी और सारे लोग आए थे और वो मम्मी के लिए बहुत सारा सामान देकर गए थे। उनके पापा के स्कूल के प्रिंसिपल ने भी 5100 रुपये का एक चेक दिया था। उस समय यह रकम बड़ी ही मानी जाती थी। चाची चाचा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत सा घर का सामान मम्मी की सरकारी कॉलोनी के लोगों ने ही उपहार स्वरूप दे दिया था। हालांकि चाचा तो डर रहे थे कि लोग पूछेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुड़िया के घर से भी सारे लोग आए थे, तो रवि वर्मा भी उस कीर्तन में बुलवाए गए थे, वो भी आए थे। उस कीर्तन में पंडित जी ने माता की चुनरी दोनों लड़कियों को उड़ाते हुए गुड़िया के फियांसी कमल और रवि को भी आशीर्वाद दिया था। लोगों ने दोनों जोड़ों को बहुत से पैसे भी दिए थे। पापा का आत्मविश्वास और खुला व्यवहार सबको बहुत मोहित कर रहा था। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, परंतु अभी तो अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देना होगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद जी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और कोई भी भाग मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।